इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टीजीटी साइंस जो कि एग्ज़ाम हुआ था 7 अगस्त 2021। तो इसकी डिटेल्ड आंसर की हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारी आपने यूट्यूब वीडियोस देखी होंगी जिसमें आपको कुछ आंसर्स गलत भी मिल सकते हैं। ठीक है, मैंने खुद देखी हैं, कुछ ऐसे आंसर डाले हुए हैं जो कि जस्टिफाइड ही नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वो सभी डाउट्स और कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके जो सामने था, ये द रेजिस्टेंस इन अ पोस्ट ऑफिस बॉक्स आर मेड ऑफ। मेरे पास जो पेपर है वो किसी एक कोड का होगा, तो आप अपने कोड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मैच कर लेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज इन अ पोस्ट ऑफिस बॉक्स आर मेड ऑफ। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आंसर आपका करेक्ट होगा मैग्नेनिन, बिकॉज मैग्नेनिन हैज अ लीस्ट टेम्परेचर कोफिशिएंट। ओके, that's why it is used as a resistance in a post office. ठीक है, it is also used for making the standard resistances. ठीक है, because इसकी टेम्परेचर कोफिशिएंट लिस्ट होता है, तो इसका टेम्परेचर के साथ साथ टेम्परेचर का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इसके रेजिस्टेंस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाफ लाइफ इक्वेशन, इसमें आपको डायरेक्टली फॉर्मूला पूछा है हाफ लाइफ का, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई का। तो आपके पास सामने फॉर्मूला है, लिखा है हाफ लाइफ का 0.693 डिवाइड बाय लैम्डा डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ पावर दिया गया है, आपको टेम्परेचर रेज करवाना है 25 से 31 डिग्री सेल्सियस इन 2 मिनट्स, और मास आपको दे रखा है 5 kg। ओके, तो हीट कैपेसिटी पूछी है। पहली बात आपको इस क्वेश्चन में ये ध्यान रखनी है कि हीट कैपेसिटी दैट मीन्स उसने पूरे मास को हीट करवाना है। ठीक है ना, दैट मीन्स उसका जो यूनिट आएगा जूल पर डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, कई स्टूडेंट्स ने ऑप्शन ए टिक करके आए हैं, बट दिस इज रॉन्ग। ठीक है, उसने हीट कैपेसिटी पूछा है, ना कि स्पेसिफिक हीट। तो हीट कैपेसिटी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने फॉर्मूला है Q इक्वल टू MS डेल्टा T। ठीक है, पावर दिया गया आपके सामने, तो पावर कितने मिनट्स के लिए वो यूज़ करता है, तो उस कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी आ जाती है आपकी पावर इनटू जितना टाइम यूज़ किया है वो सेकंड में पुटअप कर देंगे, एनर्जी आ जाएगी। तो इस एनर्जी को आपने MS डेल्टा T इसमें पुटअप कर देना है। लेकिन यहाँ पे MS मतलब MS टोटल मिलके आपकी स्पेसिफिक हीट बनाएगा। यहाँ पे S जो स्मॉल है ये स्पेसिफिक हीट है। ओके, लेकिन यहाँ पे ये हीट कैपेसिटी है, तो हीट कैपेसिटी इनटू में टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा वो आपका एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, हीट कैपेसिटी। तो ये जब आप सोल्व करेंगे, आपके सामने इक्वेशन है, सोल्व की गई है, तो आप जब पुटअप करेंगे तो आपके पास 2 × 10⁴ जूल पर डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ओके, तो हीट कैपेसिटी पूछा है, दैट मीन जूल पर डिग्री सेल्सियस पूछा है। तो ऑप्शन ए तो रॉन्ग ही हो गया, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात की है। ऑप्शन नंबर करेक्ट ऑप्शन है आपका बी। नेक्स्ट चलते हैं, इथाइल ब्रोमाइड ऑन ट्रीटमेंट विद सिल्वर साइनाइड। इस क्वेश्चन में काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट है। देखो, जब भी साइनाइड है आपके पास, ठीक है, CN एक आपके पास एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको दिया गया सिल्वर साइनाइड। तो सिल्वर साइनाइड आपको पता है कि एक कोवलेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो सिल्वर और जो साइनाइड ये जो ग्रुप है CN वाला, इसमें कोवलेंट बॉन्ड शेयर होगा, ना कि आयनिक। तो कोवलेंट बॉन्ड शेयर होने पे आपको पता है कि Ag+ और CN नेगेटिव तो ये बन ही नहीं पाएगा, है ना, कोवलेंट बॉन्ड है यहाँ पे ऑलरेडी। तो कोवलेंट बॉन्ड होने के कारण Ag+ और CN नेगेटिव तो आपको मिल नहीं पाएगा। तो ये जब केस पॉसिबल नहीं होगा, तो N के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑलरेडी, तो वहाँ से वो अटैक करेगा इस कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा और आपको आइसोसाइनाइड ग्रुप दे देगा, जिसकी कार्बन से नाइट्रोजन लिंक होगा। ठीक है, ये नाइट्रोजन लिंक हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो इस पे जो चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पड़ी है वो यहाँ से अटैक करेगा। लेकिन कई स्टूडेंट बोल रहे हैं कि साइनाइड ग्रुप आएगा, साइनाइड नहीं आएगा, यहाँ पे आइसोसाइनाइड आएगा। साइनाइड ग्रुप होने के लिए देखो, KCN का अगर एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल KCN लिया जाए, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड होता है K और CN के बीच में। तो जब ऐसे केसेस में K+ और CN नेगेटिव आपको अवेलेबल होंगे, तो ये CN नेगेटिव यहाँ से अटैक करेगा कार्बन पे, जो नेगेटिव होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो यहाँ से जब अटैक करेगा KCN के केस में, तो यहाँ पे आपको साइनाइड ग्रुप मिलेगा। ठीक है, इस
केस में कार्बन कार्बन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो आइथाइल साइनाइड ना बनने की बजाय जो कि KCN में बनता था, AgCN के केस में इथाइल आइसोसाइनाइड बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका C। फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कनकेव मिरर इज यूज। देखो ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, ओनली ऑप्शन D इज करेक्ट। ठीक है, बिकॉज इसी में आपका कन्वेक्स मिरर यूज होता है, बाकी में आपका कनकेव मिरर इज नॉट यूज। कनकेव मिरर इज नॉट यूज में पूछा है ना, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है ना, इन तीनों में कनकेव मिरर यूज होता है, इसमें कन्वेक्स होता है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, गिवन फोर्सेस। यहाँ पे आपको नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में पूछा है। देखो आपको ये क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। डाउट क्या है, ये क्वेश्चन के ऑप्शन ही गलत सेट किए हुए हैं। एक्चुअली ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ये सभी कंजर्वेटिव फोर्सेज होते हैं, लेकिन ये जो फ्रिक्शनल वाला फोर्सेज है ये अकेला ही नॉन कंजर्वेटिव होता है। तो ऑप्शन आपका अगर ओनली फ्रिक्शनल होता तो आपका डी हो जाता। ठीक है, तो ये एम्बिगुअस क्वेश्चन है, यहाँ पे चारों ऑप्शन में से कोई भी करेक्ट नहीं है। अगर ये ओनली फ्रिक्शनल होता तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाता, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर हैज 100 टर्न्स। तो देखो आपको ट्रांसफॉर्मर के सेकेंडरी और प्राइमरी कोइल के बीच में इक्वेशन पता होना चाहिए, ये वाली कि वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कोइल डिवाइडेड बाय वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी कोइल इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कोइल। तो यहाँ पे आपको इनपुट वोल्टेज दिया गया है, आउटपुट दिया गया है, प्राइमरी में टर्न्स भी दी गई हैं, तो आपको सेकेंडरी की टर्न्स बतानी है। मैंने आपके सामने वैल्यू पुटअप कर दिया, आंसर आएगा ऑप्शन बी 5। नेक्स्ट चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन एनोड इन द लेवलांच सेल। देखो लिखना है लेवलांच सेल में, आपको मैंने आपके सामने फिगर भी डाल दी है। देखो ये है आपका कार्बन, ये आज एक कैथोड होता है। ओके, और यहाँ पे जिंक जो है ये आपका एनोड एक्ट करता है लेवलांच सेल में। ओके, तो आपका जिंक हो जाएगा एनोड, कार्बन कैथोड। आंसर हमें आपका एनोड पूछा है, तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अ मर्करी थर्मोमीटर हैज इक्वली स्पेस्ड मार्किंग। देखो यहाँ पे मर्करी स्पेस थर्मोमीटर के बारे में बोला गया कि अगर इन मेल्टिंग आइस द मर्करी इज एट 10th रीडिंग, दैट मीन्स 10th मार्क पे मेल्टिंग ऑफ आइस हो रहा है। इट मीन्स तो जो 10th मार्क है वही आपका 0 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपका वाइल इन द बॉइलिंग वाटर इट इज एट द 18th मार्क। तो 18th जो मार्क होगा वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग वाटर के टेम्परेचर को। आपको पूछा कि 45th मार्क जो होगा उसका टेम्परेचर एक्चुअल में क्या होगा इस थर्मोमीटर में। तो आपको पता है ये जो इसके बीच में जो 70 डिवीजन बनी है, ठीक है ना, 10 to 80, तो जो 10 to 80 जो 70 डिवीजन बनी है, तो 70 डिवीजन रिप्रेजेंट कर रही है आपके 100 डिग्री सेल्सियस को। तो आपका जो 45th जो यहाँ पे मार्क होगा, 45th जो 10 से कितना डिफरेंस पे होगा, 35, ठीक है ना। तो यहाँ पे 35th डिवीजन के लिए हम कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि 0 10th में मिल रहा है, 10 से 45 का डिफरेंस देखना है ना हमें, तो वो 10 से कितना गैप पे है, 35th डिवीजन होगा। तो 35th डिवीजन का टेम्परेचर 100 डिवाइड बाय 70 इंटू 35 आपका 50 डिग्री सेल्सियस। आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन है, विच गैस इज इवोल्व। वो देखो इसमें आपको कैल्शियम कार्बाइड के साथ वाटर की रिएक्शन करवानी है, ठीक है। ये कैल्शियम कार्बाइड है आपका CaC2, वाटर जब ऐड होता है एसिटाइलिन गैस बनती है यहाँ पे। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, मैंने न्यूक्लियस इमिट्स अ बीटा रे बट डज नॉट चेंज। देखो बीटा रेस जब इमिट होती हैं, तो देखो मैं आपको न्यूक्लियस, फॉर एग्जाम्पल कोई एक न्यूक्लियस है X और इसका मास नंबर A है, Z है इसका एटॉमिक नंबर। तो जब बीटा रेस इमिट होती हैं तो यहाँ पे न्यूक्लियस में क्या चेंज होता है, इसका एटॉमिक नंबर +1 हो जाता है, लेकिन मास नंबर सेम रहता है। और मास नंबर को ही हम बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये चेंज नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। डायमंड, इसमें डायमंड, ग्रेफाइट, ओजोन, सिलिका ऑप्शन है आपका। देखो डायमंड और ग्रेफाइट तो हो गए एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन से ही बने होते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन के ये एलिमेंट हुए ना, लेकिन ओजोन भी देखो O3 होती है, सिंगल एलिमेंट O से मिलके बनी है। लेकिन यहाँ पे जो सिलिका है वो होता है SiO2, ठीक है, वो ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन होता है। क्लियर। तो ये आपका एलिमेंट, नॉट एन एलिमेंट पूछा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
अ वायर ऑफ लेंथ L हैज मास पर यूनिट लेंथ दिया गया आपको, पूछा गया कि व्हाट इज द टेंशन एट मिड पॉइंट ऑफ वायर। देखो वायर है कोई AB लेंथ की, कोई मास कैपिटल M को पुल कर रही है, ठीक है, अपवर्ड एक्सेलरेशन A के साथ। तो इसके पूछा कि इसके मिड पॉइंट पे, यहाँ पे मिड पॉइंट पे कितनी टेंशन हो जाएगी वायर के। देखो कभी भी टेंशन किसी भी सेगमेंट में निकालनी हो तो उससे बिलो जो मास हैंग कर रहा है उस मास को कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो मास जो टोटल मास हैंगिंग बिलो द मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से नीचे मास कितना होगा। मिड पॉइंट से देखो वायर का आधी वायर नीचे है, तो उसका आधी वायर का मास क्या हो जाएगा, न्यू L/2 मास पर यूनिट लेंथ इनटू में लेंथ की जितनी हैंग कर रही है L/2, ये इसका वायर का मास हो गया ये वाला। और साथ में जो टोटल मास बॉक्स का जो आएगा ना जिसको पुल कर रहा है इस टोटल मास, तो ये टोटल मास हैंगिंग आ गया बिलो द मिड पॉइंट। तो इसको जब एक्सेलरेशन के साथ, नेट एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो नेट एक्सेलरेशन देखो अपवर्ड मूव कर रहा है A के साथ, तो टोटल मतलब इस पर नेट एक्सेलरेशन क्या होएगा, नेट एक्सेलरेशन G+A डाउनवर्ड हो जाएगा ना, अगर इसको इनर्शियल फ्रेम में की बात कर रहा हूं देखा जाए, ठीक है। नेट एक्सेलरेशन G+A डाउनवर्ड हो जाएगा, तो टेंशन एट द मिड पॉइंट आ जाएगी आपकी G+α, ठीक है। G नहीं होगी, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे नॉन इनर्शियल फ्रेम में वो मूव कर रहा है ना एक्सेलरेशन, तो इनर्शियल फ्रेम के कोरस्पॉन्डिंग हमको नेट एक्सेलरेशन लिखना होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे C इज करेक्ट होगा आपका। ये ऑप्शन नंबर ये वाला ऑप्शन C इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट, ये नॉट करेक्ट है। 14th क्वेश्चन है इन 2 डायमेंशनल स्पेस। देखो यहाँ पे क्या है, ये वाला जो मूव कर रहा है आपका इस सिस्टम में, देखो कोई भी एक्सिस मेंशन नहीं की गई ना, कोई भी एक्सिस मेंशन नहीं की गई। देखो ये वाला मूव कहाँ कर रहा है, इस साइड में, -2 है ना, इस साइड में होगा ये, ठीक है। तो हमें पता नहीं किसके कोरस्पॉन्डिंग हमें एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। कईयों ने इसका एंगुलर मोमेंटम 0 बता दिया, ये कि नॉट करेक्ट होगा, बिकॉज यहाँ पे आपको एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए किसी भी एक्सिस का होना, प्रेजेंट होना जरूरी है ना, बिकॉज यहाँ पे L×P होता है, आपको पता है। तो किसी भी एक्सिस के थ्रू मैं उसका टोटल सिस्टम का मैं एंगुलर मोमेंटम बता पाऊंगा। अगर मुझे एक्सिस ही नहीं मालूम तो मैं कैसे बता पाऊंगा। ऐसा तो कोई भी एक्सिस, डिफरेंट एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम भी डिफरेंट होते रहेंगे ना आपके, उसकी वैल्यू डिफरेंट आती रहेगी। तो यहाँ पे 0 नहीं आएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड सिंस एक्सिस ऑफ रोटेशन नॉट स्पेसिफाइड। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। इस क्वेश्चन में देखो आपका न्यूट्रल एटम के आपको K और L M में इलेक्ट्रॉन्स बता रखे हैं 2, 8 एंड 6। तो इसमें आपको उसके S इलेक्ट्रॉन, P इलेक्ट्रॉन, D इलेक्ट्रॉन बताने हैं। इसमें देखो शॉर्टकट से ट्रिक भी बना सकते थे, मतलब आप लगा सकते हैं कैसे। देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, K में 2 है, L में 8 है, M में है आपके 6, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 16। तो इसमें देखो S P D इन तीनों के ऐड कर लो, जिसका 16 बन रहा है वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सिर्फ 18 जो बन रहा है आपका C में ही बन रहा है, बाकियों में 16 के अदरवाइज कोई नंबर आ रहा है, ठीक है। आपको एग्जैक्टली सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। 16 इलेक्ट्रॉन के केस में फिलअप करवाओ और कैलकुलेट कर लो कि S में कितने आ रहे हैं, P में कितने आ रहे हैं, D में कितने आ रहे हैं, 6, 10, 0, तब भी यही आएगा। ओके, कुछ क्वेश्चन को देखो आपको शॉर्ट ट्रिक लगा के ही एग्जाम हॉल में आपको करना पड़ता है। नेक्स्ट चलते हैं। द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए लिक्विड का, तो उसको बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 17 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम वुड इंक्रीज विद इंक्रीज इन कैरेक्टर ऑफ इट्स हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पे देखो एस कैरेक्टर जब भी बढ़ेगा ना, एस कैरेक्टर के साथ साथ एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग मोर एस कैरेक्टर आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो आपका करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने लिख दिया है। तो जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी ज्यादा होगी। नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस करते हैं ना, तब आपकी डिप्लीशन विड्थ जो है आपकी मतलब इंक्रीज होती है, दैट इट बिकम्स वाइडर, है ना। तो फॉरवर्ड बायसिंग के केस में आपकी डिप्लीशन विड्थ डिक्रीज होती है, तो इन फॉरवर्ड बायस इट बिकम्स नैरोअर।
तो आपका रिवर्स बायसिंग के केस में आपका वाइडर वाला केस आएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका आउट ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड विच सेट हैज अ बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर निकालना था आपको, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर मैंने आपको सभी आपके कैलकुलेट कर दिए। देखो बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे हैं। बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली आपके पास एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो देखो F2 है, मतलब फ्लोरीन के दो एटम हैं यहाँ पे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 9 + 9 18, ठीक है। तो इस पे O2 नेगेटिव में भी 18 हो जाएंगे, ठीक है। N2 के केस में 14, CO के केस में, और आपके पास NO पॉजिटिव के केस में भी 14। तो इस केस में आएगा, देखो बॉन्डिंग आएगी 10 और ये 8, इस केस में भी 10 और 8। जब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो +1 दोनों का ही आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर मेंशन कर दिए, ठीक है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं और ये फॉर्मूला लगा के आपके पास ये बॉन्ड ऑर्डर के टेबल आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, विच ट्राईहाइड्राइड हैज मोस्ट थर्मल स्टेबिलिटी। देखो आपको ऑलरेडी पता है कि ना अमोनिया मोस्ट स्टेबल होता है, ठीक है, बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जैसे ही ग्रुप में हम देखो ये नाइट्रोजन का ग्रुप है ना, 15th ग्रुप है, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ऐसे आते हैं, ठीक है। तो ऊपर से जब नीचे आएंगे तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, तो नाइट्रोजन के वाले हाइड्राइड की, दैट मीन्स अमोनिया की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट चलते हैं, हु पोस्टुलेट दैट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इन एन एटम इज क्वांटाइज। देखो क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बात की थी बोहर ने, ठीक है, तो नील बोहर ने आपकी बात की थी, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बी, ठीक है। उसने बोला था कि एंगुलर मोमेंटम ही क्वांटाइज होगा, जो कि NH/2π लिखा जा सकता है। ओके, लेकिन जो डी ब्रुगली थे यहाँ पे, तो डी ब्रुगली ने हाइपोथेसिस, जो डी ब्रुगली की हाइपोथेसिस थी उसने प्रूव किया था, ठीक है। पोस्टुलेट जो दिया था क्वांटाइजेशन ऑफ मोमेंटम का बोहर ने दिया था, तो प्रूव मतलब उसको हाइपोथेसिस को मतलब एक जस्टिफाई होता है ना, जस्टिफाई करवाने के लिए डी ब्रुगली ने अपनी हाइपोथेसिस से उसको जस्टिफाई किया था। तो पोस्टुलेट यहाँ पे ऑप्शन नंबर बोहर इज करेक्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, स्फेरिकल ब्लैक बॉडी ऑफ 10 सेंटीमीटर इज मेंटेन एट 3 to 7 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द पावर रेडिएटेड। देखो पावर रेडिएटेड के केस में देखो स्टीफन्स लॉ ब्लैक बॉडी ऑफ रेडिएशन वाला यहाँ पे यूज आएगा। देखो अब भी देखो स्टीफन्स लॉ में आपको बात की जाती है इंटेंसिटी की, कि इंटेंसिटी कितनी इमिट होगी, कोई भी ब्लैक बॉडी है किसी टेम्परेचर पे है मेंटेन किया गया, तो उससे जो पावर रेडिएटेड पर यूनिट एरिया जो होगा वो आपका रिप्रेजेंट किया जाएगा सिग्मा इंटू टी की टेम्परेचर की पावर 4। यहाँ पे जो टेम्परेचर आएगा वो है आपका केल्विन में, सिग्मा आपका स्टीफन कांस्टेंट है जो कि आपको वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दी गई है। तो यहाँ पे पावर के बारे में पूछा है, तो पावर का इंटेंसिटी क्या होता है, पावर अपॉन में एरिया। तो यहाँ से पावर क्या आ जाएगी, इंटेंसिटी को हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास पावर आ जाएगी। तो सिग्मा दे रखा है, वैल्यू पुटअप करो तो देखो यहाँ पे सिग्मा जो दे रखा है आपका वो केल्विन में दे रखा है, तो इसको भी आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। केल्विन में अब जब 3 to 7 को, तो केल्विन में के लिए 2 + 273 करेंगे तो आपके पास 600 केल्विन पुटअप करो यहाँ पे। टेम्परेचर की जगह एरिया आपका 4πr², आर है आपका 10 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्टेंगे तो 0.01 मीटर कैलकुलेट करेंगे तो आपको पास इतनी वैल्यू आएगी अप्रोक्सीमेट, ये आपका 923 वॉट आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ऑल द एल्कली मैटर इन एनहाइड्रस लिक्विड अमोनिया की बात की गई है। ये देखो फेमस क्वेश्चन है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ऑल द एल्कली मेटल्स इन एनहाइड्रस लिक्विड अमोनिया, ये जो होंगे आपके पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेंगे। लेकिन जैसे जैसे ही एल्कली मेटल की कंसेंट्रेशन हम बढ़ाते रहेंगे तो वो पैरामैग्नेटिक टू डायमैग्नेटिक चेंज हो जाएगा। तो कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन अगर होता तो आपका डायमैग्नेटिक आंसर होता, लेकिन यहाँ पे डाइल्यूट है तो आपका पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, विच अमंग द ऑक्साइड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स लिस्टेड बिलो इज नॉट कलर्ड। देखो नॉट कलर्ड के केस में पूछा है कि तो ट्रांजिशन एलिमेंट, ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट है, इनके कंपाउंड जो होंगे कलर्ड होंगे, लेकिन ये जो टाइटेनियम है ना, इसकी कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी बता सकते हैं आप। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो टाइटेनियम की लिखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 22। तो देखो आर्गन + 3d2 4s2, तो यहाँ पे टाइटेनियम है आपका +4 में है, तो +4 के लिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ आर्गन, ठीक है। तो ये सबसे स्टेबल हो गया है ना।
तो यहाँ पे ये कलरलेस शो करता है। ओके, कलरलेस कंपाउंड होता है ये TiO2। लेकिन वाइल ये जो क्रोमियम Cr2O3 है, इसमें क्रोमियम +3 है आपका, इसमें जो 3D3 मतलब D में 3 होंगे, Mn यहाँ पे Mn2 में Mn+4 में, और Fe2O3 में ये आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो देखो ये 3D3 और 3D5, ये देखो क्रोमियम का मैंने आपको मेंशन भी कर दिया है, ये ग्रीन कलर का, और MnO2 जो होता है ये ब्लैक कलर का, और Fe2O3 होता है ये रेड कलर का। तो आपका कलरलेस TiO2 आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पूछा गया, देखो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में आपको ग्रुप 13 में आपको बताना है, ग्रुप 13 और देखो ग्रुप 13A में, ठीक है, और ग्रुप 13 जो 18th ग्रुप वाला है उसमें आपका कौन सा एलिमेंट होगा। देखो मैंने आपको मेंशन कर दिया, ये देखो ये इस वाले में देखो आप 13A में, 13A इसमें देखो आप, इस ग्रुप में देखो यही 13A है ना, और ये मेंडलीव की बात कर रहा है, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये ग्रुप 13 होता है, ठीक है। तो इसमें देखो आपका एल्यूमिनियम आ रहा है आपका, ठीक है ना, तो एल्यूमिनियम इज करेक्ट, वाइल कोई भी इनमें से कोई नहीं होगा, अदर ऑप्शन में से ऑप्शन बी इज करेक्ट। यहाँ पे देखो ये जो क्वेश्चन है आपका 26 कैलोरीमेट्री वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है। डाउट में क्या, इसके ऑप्शन ही मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका जो डाटा होगा ना, डाटा करेक्टली मेंशन नहीं किया गया है। कई लोग बोल रहे हैं कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट नहीं होगा, आप कैलकुलेट करके भी देख लोगे, मैंने आपको कैलकुलेशन शो कर दिए हैं। बिकॉज यहाँ पे देखो हीट गेन और हीट लॉस का केस बनता है, यहाँ पे कैलोरीमीटर प्लस वाटर दोनों को एक साइड कंबाइंड डील करना है ना, क्योंकि कैलोरीमीटर क्या क्वेश्चन है, कैलोरीमीटर में आपको 10 ग्राम वाटर दे रखा है, तो कैलोरीमीटर प्लस वाटर जो हीट लॉस्ट करेंगे वही आइस गेन करेगा। तो हीट लॉस्ट बाय कैलोरीमीटर प्लस वाटर का जो सिस्टम बनेगा आपका इक्वल टू हीट गेन बाय आइस। तो देखो किसी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में कराने के लिए आपको टी टेम्परेचर में, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि इस टी टेम्परेचर पे ये दोनों पूरे सिस्टम का इक्विलिब्रियम सेट होता है। तो हम जब कैलकुलेशन करते हैं कैलोरीमीटर के केस में, देखो इसकी स्पेसिफिक थर्मल कैपेसिटी दे रखी है, तो थर्मल कैपेसिटी को मान लो टी टेम्परेचर पे आता है, तो 25 से कितना आया, इसकी हीट कैपेसिटी को हम टेम्परेचर डिफरेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका इतना एनर्जी लॉस्ट आ जाएगा इससे। और वाटर से कितना लॉस्ट होगा, तो वाटर के लिए हम वाटर की स्पेसिफिक हीट यूज करेंगे ना, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और इसका कितना टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। और मतलब आइस के लिए हम बोलते हैं कि मास ऑफ आइस, उसका लेटेंट हीट हमको दे रखी है 80 कैलोरीज पर ग्राम, और इसका जब आइस जब वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वाटर के लिए 0 से जब वो टी टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम सेट करने के लिए पहुंचेगा, तो जब आप कैलकुलेशन करोगे ना, तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर की वैल्यू नेगेटिव में मिलेगी, -70 डिग्री सेल्सियस। तो ये डाटा सही नहीं दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, मतलब ये 0 डिग्री सेल्सियस भी इसका ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। तो ये सारा इन चारों में से कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन 27। देखो यहाँ पे बोला गया, देखो ये इस क्वेश्चन में अच्छे से अच्छे टीचर, पता नहीं मुझे समझ नहीं आया कि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स के दिग्गज टीचर ने ऐसा क्वेश्चन क्यों गलत कर दिया। लेकिन आपको देखो अगर केयरफुली अगर रीड करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन का ही मतलब देखते ही देखा सोचा कि ये इजी क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नंबर सी इज नॉट करेक्ट, ठीक है, रॉन्ग है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। मैं आपको समझा देता हूँ ब्रीफ में। देखो अगर देखो इन्होंने बोला है कि बुलेट है, बुलेट और एप्पल दोनों 98 मीटर की हाइट पे हैं, ठीक है, सेम हाइट पे। अब किसी इंस्टेंट पे t = 0 पे बुलेट को जो मास 5 ग्राम की है, इसको फायर किया जाता है इस 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ, ओके। उसी इंस्टेंट पे इस एप्पल को फॉल करवाया जाता है। तो हमें बताना है कि एप्पल की एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी क्या हो ताकि बुलेट जो है एप्पल को हिट कर पाए। अब हम क्या बोलेंगे, हम इसको क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे। हम देखेंगे कि बुलेट को इस एप्पल की ये जो लाइन ऑफ फॉलिंग है, ठीक है, इस लाइन ऑफ फॉलिंग को हिट करने के लिए इसी लाइन पे आना पड़ेगा ना, इसी लाइन पे आना पड़ेगा एप्पल को, मतलब बुलेट को। तो इस लाइन तक मतलब 200 मीटर तक कवर करने में कितना टाइम ले रहा है, ठीक है, यहाँ तक जाने में ये वाला। तो हम देखेंगे कि 200 डिवाइडेड बाय 200 मीटर को इसकी स्पीड से मैं डिवाइड करूंगा, तो 1 सेकंड में इस लाइन यहाँ तक, इस डिस्टेंस तक पहुंच जाएगा बुलेट।
हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस कवर होगी वो होगी 200 मीटर 1 सेकंड में। अब हम देख लेते हैं कि y की पोजीशन क्या होगी, क्योंकि वो एक्सेलरेशन मतलब फ्री फॉल ग्रेविटी के केस अंडर में आ रहा है ना, तो वो उसका पैराबोलिक पाथ होगा, तो उसकी y पोजीशन भी चेंज होगी। तो y पोजीशन t इक्वल टू 1 सेकंड पे क्या हो जाती है वो आप कैलकुलेट करोगे तो बुलेट की y पोजीशन हो जाएगी 4.9 मीटर। दैट मीन्स क्या हुआ कि 1 सेकंड में बुलेट 200 मीटर हॉरिजॉन्टल कवर करके वर्टिकल जो कवर करता है 4.9 मीटर कवर करता है 1 सेकंड में। तो हिट करने के लिए आपको पता है इसी पॉइंट पे हिट करना चाहिए, ठीक है ना, इसी पॉइंट पे हिट करना चाहिए। दैट मीन्स अगर एप्पल भी उसी इंस्टेंट पे इसी पोजीशन पे आ गया तो हिट कर जाएगा। तो आपको पता है कि 4.9 मीटर बुलेट नीचे आ चुकी है 1 सेकंड में, तो उसी एक्सेलरेशन के साथ उसी टाइम में उसी स्पीड के साथ एप्पल को भी नीचे आना पड़ेगा। दैट मीन्स 1 सेकंड में 4.9 मीटर कवर करना पड़ेगा एप्पल को डाउन, ठीक है। तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मैंने आपको डिटेल समझा दिया। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। इन अ प्योर सेमीकंडक्टर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल। देखो मोबिलिटी के बारे में पूछा है, तो प्योर सेमीकंडक्टर हो या जो भी हो, ठीक है ना, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इन सब में इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है वो हायर होती है एज कम्पेयर टू होल। नेक्स्ट चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन था कि अ पर्सन ऑफ हाइट 2 मीटर को स्टैंड इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, तो उसको अपना इमेज देखने के लिए कितना मतलब वर्टिकल हाइट का मिरर चाहिए होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि जो नीरज चोपड़ा हमारे अभी ओलंपिक गोल्ड मेडल लेके आए हैं, बहुत खुशनसीबी की बात है, बहुत बधाई है इनको, नीरज चोपड़ा जी को। तो देखो अब अगर ये देखो अगर इनकी हाइट है 2 मीटर, तो इनको अगर पूरा अपना इमेज देखना है मिरर में, तो एटलीस्ट मिरर की जो हाइट होनी चाहिए तो ऑब्जेक्ट की हाफ होनी चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो 2 मीटर दिया गया आपको, तो मिरर की हाइट होनी चाहिए वर्टिकल हाइट h/2, दैट मीन्स 1 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन बोथ आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। देखो अब पूछा है कि आयनिक और कोवलेंट दोनों बॉन्ड किस ऑप्शन में आपको मिलते हैं। देखो ऑप्शन डी में मिलते हैं, ठीक है, NH4Cl, बिकॉज NH4 प्लस बनेगा आपका और Cl नेगेटिव ही, ठीक है। तो NH+4 और Cl नेगेटिव इन दोनों आयंस में आयनिक बॉन्ड शेयर होगा, और वाइल N और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के केस में आपका कोवलेंट बॉन्ड शेयर हो रहा है। तो आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड जो दोनों शेयर होंगे वो अमोनियम क्लोराइड में होंगे। वाइल जो ऑप्शन ए है कैल्शियम टेट्राक्लोराइड CCl4, यहाँ पे सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड है। कैल्शियम क्लोराइड में भी ओनली आयनिक बॉन्ड होगा यहाँ पे, क्योंकि Ca2+ और आपका Cl2 Cl नेगेटिव आयन है, वहाँ पे आयनिक बॉन्ड से अटैच होंगे कैल्शियम 2+ के साथ। वाइल जो अदर ऑप्शन है वाटर का भी आपको पता है ना, इसका हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड शेयर करता है। ओके, तो आपका अमोनियम क्लोराइड ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो आपको सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इनकरेक्ट की बात की गई है, तो जो आपका गलत होगा वही आपका सही काउंट होगा ना। तो देखो बोहर मॉडल ऑफ एटम फेज टू एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन, ये बात सही है, ये इज करेक्ट। तो इनकरेक्ट होना चाहिए ना, तो वही आपका बोहर एटॉमिक फेज टू एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट भी एक्सप्लेन नहीं करता है ना, ये भी करेक्ट है। बोहर एटॉमिक फेज टू एक्सप्लेन स्टार इफेक्ट, ये भी सही बात है कि स्टार इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं करता। अभी तो ऑप्शन डी है कि बोहर एटॉमिक मॉडल ट्रीट्स इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल एंड एज ए वेव, ये करेक्ट ऑप्शन, मतलब इट इज ए नॉट करेक्ट ऑप्शन। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज अ राइट ऑप्शन है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट चलते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। अब देखो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बताना है कि क्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस में होगा, HClO3 और या आपका HClO में। देखो मोस्ट हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करने के लिए इसके पास हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, ठीक है, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। हमें पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट HClO3 के केस में, HClO3 के केस में आपकी मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है प्लस क्या आएगी आपकी 5। इस HClO के केस में आपकी मिलेगी आपकी इधर +5 आएगी, इधर आएगी आपकी +1, ठीक है। क्लोरीन की बता रहा हूं मैं आपको। तो ऑक्सीडेशन
+5 वाली ग्रेटर है ना +1 से, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला HClO3 होगा। ये मैंने आपको इन HClO इन पूरे पैटर्न शो कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसी अमंग द हाईलाइट ऑफ सिल्वर द वन विद लोएस्ट सोलिबिलिटी। देखो लोएस्ट सोलिबिलिटी होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि देखो डाउन द ग्रुप जब जाते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। अब सोलिबिलिटी इंक्रीज ऑर्डर जो होगा आपका, तो हाईली जो आयनिक करेक्टर शो करेगा ना, वही हाईली आपका सोल्यूबल होगा इन वाटर, ठीक है। ये आप फजान रूल के अंदर भी कैसे भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो सोल्यूबिलिटी होगी हायर आयनिक कलेक्टर वाले की होगी, ठीक है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है वैसे वैसे आपका कोवलेंट करेक्टर बढ़ता है। दैट मीन्स जो सिल्वर का आयोडीन के साथ जो बनेगा कंपाउंड, जो कि सिल्वर ये AgI होगा, वो आपका मोस्ट कोवलेंट शो करेगा ना, कोवलेंट करेक्टर सबसे ज्यादा वही शो करेगा। दैट मीन्स वही आपका लोएस्ट सोल्यूबिलिटी शो करेगा वाटर में, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन डी। विच एलिमेंट वॉज डिस्कवर्ड थ्रू फ्रॉनहोफर। देखो ये आपका, ये तो हीलियम ही आपका आंसर, ठीक है। तो जो सोलर रेडिएशन में फ्रॉनहोफर लाइंस से जो डिस्कवर हुआ था वो आपका हीलियम एटम हुआ था, ठीक है, हीलियम एलिमेंट। नेक्स्ट चलते हैं, अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल। देखो बॉन्ड एंगल के लिए आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको देखो ऑक्सीजन के ग्रुप में देखो, ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीरियम और टेलुरियम, और देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉल करती है, डिक्रीज होती है, तो आपका बॉन्ड एंगल भी उसी अकॉर्डिंग फॉल होता है, ठीक है। बॉन्ड एंगल भी आपका उसी तरीके से फॉल होता है। बिकॉज देखो ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। तो लोन पेयर होने के लिए ऑक्सीजन एटॉमिक साइज भी छोटा होता है, तो लोन पेयर रिपल्शन जो शो करते हैं वो आपका किसी एक स्मॉल साइज पे कंजेस्टेड होता है ना वो लोन पेयर, तो एंगल आपका बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होता है वहाँ पे, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से आप बता दो, इजीली आपको पड़ेगा यहाँ पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, वैसे ही आपका बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज करता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दिस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं, 2 प्लेन मिरर है, आपको किसी एंगल पे 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, कितनी इमेज मिलेंगी ये पूछा आपको। देखो अगर थीटा पे इंक्लाइंड है तो 360 बाई थीटा -1 मिलता है, तो आपका 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो 360 - 1 = 5 आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो इसमें 2 केसेस बनते हैं, ठीक है ना। इस केस में दो केसेस बनते हैं कि अगर एक बाइसेक्टर पे रखा होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पे पूछा नहीं गया है, ठीक है, वो आपको मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। सिंपल सा आपको पूछा गया था कि एंगल थीटा पे इंक्लाइन है, कितने इमेजेस बनेंगे, 5 इमेजेस बनेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, देखो यहाँ पे सीधा डायरेक्टली फॉर्मूला आपको पूछा गया कि प्लैंक जो रेडिएशन लॉ होगा वहाँ पे आपका एनर्जी डेंसिटी के एक्सप्रेशन में फ्रीक्वेंसी का जो पावर आएगी वो पूछा गया है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की पावर 3 आएगी, तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन एन ऑर्बिटल, ये आपको पता ही है कि 2 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया आपको। अब आपको ईएमएफ ऑफ द सेल पूछा गया था। अब आपको पता होना चाहिए ईएमएफ ऑफ द सेल निकालने के लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस रिडक्शन पोटेंशियल आपको करना पड़ेगा। तो आप देखो सेल की इक्वेशन आपको दे रखी है, तो इस सेल की इक्वेशन में देखो कॉपर जो है, सॉरी जो कोबाल्ट है, कोबाल्ट CO से Cu2+ जा रहा है, दैट मीन्स इसका लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इट मीन्स इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और वहाँ पे Fe2+ Fe में कन्वर्ट हो रहा है, इट मीन्स ये रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल माइनस रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है आपको, मतलब जो आपका कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Cu से CO2+ माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ आयरन Fe2+ से Fe। अब आपको गिवन है, आपको ये CO2+ से CO दिया गया है, तो आपको CO से CO+ निकालना है ना, तो इसका नेगेटिव ले लोगे तो +2.28 लिया जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू Fe2+ से ये तो ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, इसी को माइनस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो ये दोनों ऐड होके 0.72 वोल्ट बना देंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट है। विच हैज द मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी, देखो जिसमें जितने ज्यादा मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वही आपका ज्यादा स्पिन मल्टीप्लिसिटी शो करेगा। तो यहाँ पे आपका P3 है जिसमें, ठीक है, P3 वाले में 3 इलेक्ट्रॉन अनपेड हैं, तो यही वाला आपका मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी शो करेगा। वही देखो यहाँ पे P4 में ये हो जाता है,
तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाए। यहाँ पे इसमें 2 होते हैं, इसमें 1 होता है, ठीक है। मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन P3। 42 में देखो फोर्स, वेलोसिटी, टाइम आर टेकन। आपको मोमेंटम का इन टर्म्स ऑफ दिस पैरामीटर आपको लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन बतानी है। लीनियर मोमेंटम होता क्या है, देखो MLT-1 होता है, ठीक है। तो आप वो MLT-1 बनाते हैं, इन तीनों का यूज करके बनाना है, क्या कॉम्बिनेशन फिट बैठेगा। फोर्स की MLT-2 होती है, वेलोसिटी की LT-1, टाइम की T। तो इन चारों ऑप्शन में FT फोर्स इंटू टाइम करेंगे तभी आपको MLT-1 मतलब लीनियर डायमेंशन, लीनियर मोमेंटम की डायमेंशन मिल पाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट। What will be the mass of 3.2 ग्राम ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब आपको पता है ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन की बात की है, दैट मीन्स यहाँ पे O2 की बात कर रहा है ना, ठीक है। तो ऑप्शन भी उसने उसी अकॉर्डिंग सेट कर रखे हैं। तो 1 ग्राम एटम है, आपको पता है 1 मोल के बराबर होता है। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम किस O2 के किसके बराबर होंगे, 2 × 16, दैट मीन्स 32 ग्राम के। तो 1 ग्राम एटम आपको पता है 32 ग्राम के इक्वल है। तो 3.2 ग्राम क्या होगा, ग्राम ऑफ एटम कितने होंगे, तो इसको 3.2 को 32 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 102.4 ग्राम। ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आपको दिया गया है, लीनियर स्पीड v इक्वल टू 3t है, रेडियल एक्सेलरेशन बतानी है t इक्वल टू 5 सेकेंड पे। देखो रेडियल एक्सेलरेशन होती क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v² डिवाइड बाय r। ओके, वेलोसिटी आपको इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया गया, तो वैसे ही आप पुटअप कर दो 3t। रेडियस आपको 30 सेंटीमीटर दिया गया, आपको 0.3 मीटर पुटअप करना है मीटर में, ठीक है। तो आपको जब इसको सोल्व करेंगे तो 30t² आ जाएगा। 30t² आने पे आपको टाइम दिया गया 5 सेकेंड, तो 5 जब पुटअप करोगे तो आपके पास रेडियल एक्सेलरेशन 750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन ए मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका विच प्रॉपर्टी ऑफ लाइट शोज इट इज ए ट्रांसफर। देखो ये तो पता ही आपको कि पोलराइजेशन है आपका, वही आपका पोलराइजेशन को फिनोमेना आपका ट्रांसवर्स कैरेक्टरिस्टिक को, लाइट की ट्रांसवर्स कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। ओके, नेक्स्ट है आपका टेम्परेचर स्केल विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। देखो ये आपका केल्विन स्केल इज इंडिपेंडेंट, देखो इसीलिए इसको केल्विन को ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, ठीक है। कोई भी आपका न्यूमेरिकल मिलेगा आपको, मोस्टली आपको केल्विन स्केल में ही जो सॉल्यूशन हो गए वहीं बात, मतलब केल्विन स्केल में ही आपकी मेजर किया जाता है आपका, ठीक है। इन पोटेंशियोमीटर, ये देखो पोटेंशियोमीटर है कि आपको देखो वायर दिए गए ए बी 100 सेंटीमीटर की। अब आपको पोटेंशियोमीटर बैलेंस है वो इसी 60, ये वाली जो है ना डिस्टेंस, ये आपकी 60 सेंटीमीटर दे रखी है ए सी की वायर, ठीक है। यहाँ पे बैलेंस है जो पोटेंशियोमीटर आपका केल्विन इसका, ठीक है। अब आपको पता है बताना है कि EMF दो सेल है, यहाँ पे EMF क्या होगा। अब आपको पता है EMF ऑफ सेल, ये बैलेंस्ड की सिचुएशन में जितना पोटेंशियल यहाँ पे AC पे ड्रॉप होएगा, ठीक है, 60 सेंटीमीटर ऑफ द वायर ऑफ द सेक्शन ऑफ द वायर पे जितना ड्रॉप होगा उतना ही EMF है ना इसका, तभी बैलेंस हो रहा है। तो अब आपको पता चलेगा कि अब अगर मैं AC की अगर पोटेंशियल ड्रॉप निकाल दूँ तो मुझे वही आपका EMF होगा। अब आपको AC में पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए सबसे पहले इस पूरे AC के थ्रू जितना करंट पास हो रहा है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो AC के जो करंट पास हो रहा है ना, वही आपका यही आपका उसी वही आपका रेजिस्टेंस में जाएगा आपका, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में आपको दिया गया कि कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है 1 वोल्ट की, और इसका रेजिस्टेंस दे रखा है 200, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग करंट आपका मिल जाता है 1/200 एम्पियर, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि रेजिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर क्या होगा, 60 सेंटीमीटर भी आपने निकाल लिया। कितना आपको पता है कि टोटल 100 सेंटीमीटर का है आपका 4 ओम, तो उसका कोडिंग आपका 60 सेंटीमीटर का कितना हो जाएगा 4/100 इंटू 60, 2.4 ओम आ जाएगा इस 60 सेंटीमीटर का वायर का रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टेंस को आपको इस करंट से मल्टीप्लाई करना है, आपके पास 12 मिली वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। इन मिली वोल्ट की पूछा गया था, तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट, 12 मिली एम्पियर। नेक्स्ट चलते हैं, आपको पेनिट्रेटिंग पावर पूछा गया है, सबसे ज़्यादा होती है गामा, फिर बीटा, फिर अल्फा होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ए रेडियोएक्टिव एलिमेंट हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 10 सेकेंड। देखो आपको पूछा गया कि सिंगल न्यूक्लाई है जो आपका, वो कितने टाइम में डिके होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि रेडियोएक्टिव डिके जो है वो आपकी रैंडम प्रोसेस से होती हैं, हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा न्यूक्लाई कब डिके किया है, ठीक है। हम ओवरऑल बता सकते हैं कि हाफ ऑफ द जो न्यूक्लाई है वो इतने टाइम में डिके हो जाएंगे, ठीक है। कुछ पोर्शन को हम बता सकते हैं, ठीक है हम, लेकिन सिंगल न्यूक्लाई के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
अ पार्टिकल ऑफ मास परफॉर्मिंग एसएचएम है, एम्पलीट्यूड ए दिया गया, टाइम पीरियड टी। अब आपको रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का पूछा गया, टाइम टी बाई 8 हैज इलेप्ट, मतलब टाइम टी या बाई 8 के बाद इनके बीच में क्या रेशियो रहेगा। अब आपको पूछा दिया गया कि क्रॉस, अगर वो जब वो मीन पोजीशन को जब क्रॉस करता है, मीन पोजीशन को जब क्रॉस करता है, ठीक है। अब आपको पता चाहिए इसकी मीन पोजीशन ये वाली होती है ना, अगर इसके एसएचएम को अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ इसका, ठीक है, इसका पोजीशन टाइम ग्राफ देखता हूँ तो ऐसे होता है, ठीक है। अब आपको पता चला तो इस t/4 पे ये पूरा t होता है टाइम पीरियड, टाइम मतलब पूरा ऑसिलेशन का टाइम, ये आपका t/2, यहाँ तक आपका कितना होता है ये वाला t/4। अब इस पूरे इस वाले पॉइंट पे आपको पता है कि सारी की सारी जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर रहती है, ठीक है। अब जो t4 का भी हाफ पूछा गया t/8 पे, तो इस t/8 पे आपको पता होना चाहिए, तो आप इजीली इससे भी बता सकते हैं कि टोटल जो होगी ना वो आधी काइनेटिक शेयर करेगी, आधी पोटेंशियल, मतलब दोनों इक्वल अमाउंट शेयर करेंगे यहाँ पे। और उनकी एक्चुअली एग्जैक्ट अमाउंट क्या होगा 1/4 KA²। तो टोटल इसका रहता है सिस्टम का, मतलब एसएचएम के केस में 1/2 KA², ठीक है। टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है एसएचएम में। तो आपका रेशो आया था 1, सिंपल इसी से बता सकते हैं, दोनों इक्वल अमाउंट है तो रेशो भी इसका 1 होगा। अगर आपको कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन भी मैंने आपको मेंशन कर दी है यहाँ पे, कैसे बता सकते हैं कि क्रॉसिंग जब मीन पोजीशन से जब क्रॉस करता है तो उसकी इक्वेशन हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं साइन की फॉर्म में, a sin ωt। अब t/8 पे उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी हम निकाल लेंगे, x = 1/a/√2 आ जाएगी। उस कोरस्पॉन्डिंग इसकी पोटेंशियल एनर्जी बता देते हैं उस पॉइंट पे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, और काइनेटिक एनर्जी हम बता देते हैं a² - x², ये वाले दोनों फॉर्मूले से। जब x की वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आपको कैलकुलेट करके भी यही मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं आपका 51, विच मिरर इज बेस्ट सूटेड टू फोकस पैरेलल रेज एट ए पॉइंट। देखो इस क्वेश्चन में सभी टीचर्स कह रहे हैं स्फेरिकल कन्वेक्स आएगा। आपको मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बताना चाहता हूँ, आपने पढ़ा होगा एबिरेशन, स्फेरिकल एबिरेशन का पढ़ा होगा आपने। तो एबिरेशन क्या होता है, वो एबिरेशन ही तो आपका बताता है, क्या वो बताता है कि पैराएक्सियल रे से जो अपर जो प्रिंसिपल एक्सिस से जो फार अवे जो रेज होती हैं वो जो किस पॉइंट पे फोकस होती हैं, और पैराएक्सियल रे किसी दूसरे पॉइंट पे फोकस होती हैं, तभी वो वहाँ पे एक स्फेरिकल एबिरेशन की टर्म आती है वहाँ पे, है ना। तो लेकिन जब हम पैराबोलिक मिरर की जब बात करते हैं ना, पैराबोलिक मिरर की, जिसकी मैंने आपको देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको दे दिया गया, तो इसमें चाहे फार अवे फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस जो भी रे आए या कोई प्रिंसिपल एक्सिस के नज़दीक भी कोई रे आए, तो सभी की सभी किसी एक सिंगल पॉइंट पे देखो यहाँ पे आके मिल जाती हैं। तो ये इट इज़ अ बेस्ट मतलब ऑप्शन, ठीक है, इट इज़ अ बेस्ट, इट कैन बी यूज एज अ बेटर ऑप्शन टू फोकस ऑल द रेज एट अ सिंगल पॉइंट। तो पैराबोलिक रे आपका, पैराबोलिक जो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ठीक है। स्फेरिकल मिरर में आपको बता दिया कि स्फेरिकल एबिरेशन होती है तो ये बेस्ट सूटेड नहीं होगा स्फेरिकल, बाकी अगर पैराबोलिक नहीं होता तो यहाँ पे स्फेरिकल आ जाता, लेकिन यहाँ पे पैराबोलिक आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एन अप्रोक्सीमेट फॉर्म ऑफ विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। ऑप्शन देखिए स्टीफन लॉ, या देखो यहाँ पे ऑप्शन होगा स्टीफन लॉ। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है एक स्पेशल फॉर्म है, स्पेशल केस है स्टीफन लॉ का, ठीक है। इज ए सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। हम बाइनोमियल जब अप्रोक्सीमेशन स्टीफन लॉ में अप्लाई करते हैं ना, तो हमको मिलता है न्यूटन्स लॉ के हम एक्सप्रेशन को डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो वाटर का दिया गया है, देखो वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है, यहाँ पे वो ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दे रखा है। अब आपको वो फोकल लेंथ बतानी की है, लेंस है किसी लेंस प्लेज इन एयर हैज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब अगर उसको इनसाइड वाटर पुट अप कर दिया जाता है तब आपको पूछा गया कि इसकी फोकल लेंथ पे क्या असर पड़ेगा, और आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है। देखो जब भी लेंस मेकर फॉर्मूला, यहाँ इस केस में लेंस मेकर फॉर्मूला यूज होगा। लेंस मेकर फॉर्मूला के लिए आपको पता है कि एक बार देखो एयर के लिए अप्लाई कर देंगे, ठीक है, जब एयर में प्रेजेंट है लेंस, तो एक बार वाटर का। अब एयर के लिए देखो एयर का जो आएगा तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है।
-1 और ये वाला ये लेंस के जो कर्वेचर हैं R1 R2 आ जाएंगे। अब उसी केस में अगर जब वाटर में पुटअप किया जाएगा तो यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब ग्लास पहले एयर में था तो एयर के रिस्पेक्ट में ले रहे थे, अब वाटर है तो वाटर के रिस्पेक्ट में लेना पड़ेगा। अब जब इन दोनों इक्वेशन को जब डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास ये कुछ मिलेगा एक्सप्रेशन, ठीक है। ओके, अब इस एक्सप्रेशन में आपको पूछ दी एफ एयर दे रखा है और एफ फोकल लेंथ वाटर की बतानी है। ये दोनों आपको यहाँ पे इस फॉर्मूले में एक्सप्रेशन में पुटअप करने आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखो आपको दिया गया है ये वाला ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में दिया गया और वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में दिया गया। अब आपको ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में तो मिल गया, लेकिन अगर आपको ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में ये वाला बताने के लिए आपको इन दोनों की हेल्प से बताना पड़ेगा। अब कैसे बताएंगे कि ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में जब भी बताएंगे तो पहले ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में बताएंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे कि एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये हमको टोटल दे देगा ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में। हमें जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करवाएंगे 3/4 है ना, 3/4 सॉरी देखो एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में आएगा 3, हाँ इसका 4/3 का उल्टा हो जाएगा ना, ये वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर है तो एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालेंगे तो 3/4 इंटू 3/2 9/8 आ जाएगा। तो जब यहाँ पे दोनों वैल्यू पुटअप करेंगे ग्लास की एयर के रिस्पेक्ट में 3/2, ठीक है, और ग्लास की वाटर के रिस्पेक्ट में 9/8, तो ये जब सोल्व करेंगे तो 40 सेंटीमीटर मिलेगा आपको। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, देखो इन सर्किट बिलो वाटर बैटरी बी है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स 2 वोल्ट दिया गया, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर फॉर करंट आई टू बी मैक्सिमम। इस क्वेश्चन में काफ़ी इंस्टीट्यूट्स ने गलत आंसर शो किया, ठीक है। आप अगर इसको केयरफुली रीड करोगे ना तो आपको मिलेगा ऑप्शन डी इज करेक्ट। मैं आपको जस्टिफिकेशन देता हूँ। देखो ऐसे सर्किट में देखो तो करंट की पहले आप एक्सप्रेशन को लिखो, तो करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, जितना ईएमएफ है मतलब जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो जब आपको देखो ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा बैटरी का, ठीक है, ये आउटवर्ड जो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो आर नेट। अब यहाँ पे देखो 2 रेजिस्टेंस दे रखे हैं पैरेलल में, ठीक है, पैरेलल में रेजिस्टेंस दे रखे हैं तो इसका जो आर नेट होगा वो देखो R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। अब जिस एक्सप्रेशन में मतलब जिस कॉम्बिनेशन में, ठीक है, ये वाली वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी, ठीक है, उतना डिनोमिनेटर कम होगा तो उतना ही करंट मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम करंट होने के लिए आपको जो इस आर नेट है इस टोटल वैल्यू को एट सबसे लीस्ट होना पड़ेगा, ठीक है, मिनिमम होना पड़ेगा। तो आपको पता है देखो जब भी अगर आप इन्फिनिट, सबसे पहले आपको इन्फिनिट का बताता हूँ मैं। इन्फिनिट देखो अगर आपको 1 ओम है, ठीक है, एक 10 ओम लेते हो आप, 10 ओम और एक 1 लाख ओम, ठीक है, इन दोनों का जब आर नेट पैरेलल वाली में जब ये कैलकुलेट है ना तो इनको जब कैलकुलेट करोगे तो आपको देखो क्या मिलेगा, जो क्वांटिटी मिलेगी वो बहुत ज़्यादा मिलेगी, मतलब 10 से भी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है। मतलब अगर 100 ओम इसको कैलकुलेट करते हो ना तो आपको देखो 99 देखो कैलकुलेट करके देख लेना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा ना तो वो वाला ऑप्शन तो आएगा नहीं, बिकॉज 0 ऑलरेडी ऑप्शन में है। तो जब 0 को पुटअप करेंगे तो ये 0 वाला पूरा टोटल रेजिस्टेंस ही 0 हो जाएगा ना। लेकिन इन्फिनिट के केस में जब पैरेलल ये आर इन्फिनिट पैरेलल 1 ओम होगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, ठीक है। इन्फिनिट वाला तो केस मतलब इन्फिनिट का मतलब है कि लार्ज रेजिस्टेंस, तो लार्ज रेजिस्टेंस तो नहीं कैलकुलेट हम बता सकते। तो वहाँ पे अगर हम 0 ओम अगर लगा दें 1 ओम के पैरेलल में अगर हम 0 ओम लगा दें तो इस टोटल जो कॉम्बिनेशन है वो बन जाएगा आपका, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना। दैट मीन्स कोई 0 ओम को लगाने का मतलब है कि 1 ओम को मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया, ठीक है। तो उस केस में जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 0 हो जाएगा, तो मैक्सिमम जो करंट पास हो जाएगा आपका, तब उस केस में मैक्सिमम करंट पास हो जाएगा, ठीक है। तो 1 ओम के केस में आपको आर नेट मैंने कैलकुलेट कर दिया 0.5 ओम आ रहा था, इस केस में कैलकुलेट कर दिया 0.33 ओम आ रहा था। जब लेकिन अब 0 लगाएंगे तो 0 ओम के केस में आर नेट ये आएगा,
ठीक है, ये तो मैंने ये क्वेश्चन आपको डिटेल में डिस्कस कर दिया है, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो जीरो हम जब लगाएंगे तो वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, मतलब वो जो रेजिस्टेंस है वो शॉर्ट हो जाएगा ना, दैट मीन होता है ना कि वो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा 1 ओम का, तो ये टोटल रेजिस्टेंस वहाँ पे नेट ओम जीरो हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट, कोई अब इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए आपको। नेक्स्ट चलते हैं। इफ द हैलाइड्स ऑफ कैल्शियम आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट्स, द करेक्ट सीक्वेंस विल बी। देखो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, अगर देखो आपको पता है कि एनायन का साइज जब जैसे जैसे इंक्रीज करता है वैसे वैसे आपका कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करता है और वैसे ही आपका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होने के साथ साथ मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। तो अब आपको पता है कि डाउन दी ग्रुप जब जाते हैं, ठीक है, तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर इसका होगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा को मतलब आयनिक कैरेक्टर होगा इसका, तो ये वाला सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन आपका, करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको दिया गया कि सोडियम आयन और फ्लोरीन आयन, ठीक है, फ्लोरीन नेगेटिव आयन की आपको रेडियस दे रखा है, आयनिक रेडियस दे रखा है Na+ का और F नेगेटिव का। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन का रेडियस आपको दे दिया। ठीक है, अब आपको पूछा गया कि अकेले F नेगेटिव का बताओ। अब सिंपल आपको क्या करना है, देखो टोटल सोडियम और आयनिक है, सोडियम और फ्लोरीन Na+ और F नेगेटिव मिलके NaF बनाएंगे ना। तो देखो मैं आपको ये बता देता हूँ, Na+ और ये वाला। ठीक है, तो टोटल ये जो रेडियस होगा दिस प्लस दिस, ये आपको दे रखा है कितना, 231 पिकोमीटर। ठीक है, ये है F नेगेटिव, ये है आपका Na+। अब आपको Na+ का भी दे रखा है, ये टोटल किसके बराबर होगा, Na+ प्लस में रेडियस ऑफ Na+ प्लस में रेडियस ऑफ F नेगेटिव। ठीक है, तो जब आप वैल्यू पुटअप करेंगे, देखो आपको Na+ का दे रखा है कि 0.6913691 टाइम्स है फ्लोरीन का। जब इस वैल्यू पुटअप करेंगे, सोल्व करेंगे, आपको पास आंसर आएगा 136 पिकोमीटर, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर। देखो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ फ्लोरीन शो नहीं करेगा, ऑप्शन सी करेक्ट। बिकॉज यहाँ पे देखो फॉस्फोरस भी आपको पता है -32 +5 शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट ये। ठीक है, सल्फर भी -22 +6 करता है, क्लोरीन भी आपको पता है -12 +7 करता है, लेकिन अकेला फ्लोरीन है जो आपका ओनली -1 शो करता है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस केस में ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में भी देखो काफियों को डाउट है, तो इसको मैं देखो एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो 2 फोर्सेस हैं आपका F और 3 -F, मतलब कुछ इस तरीके से रोड एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D। ठीक है, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक तरफ लग रहा है फोर्स F और दूसरी तरफ लग रहा है -3F। ठीक है, ठीक है, माइनस का मतलब हमें डायरेक्शन पता है कि अपोजिट से लग रहा है। अब हमें इसको ऐसे में आपको बताना है कि लीनियर फोर्स कितना होगा और नेट कपल ऑफ मूवमेंट होगा, अगर होगा तो वो कितना होगा। तो मैं अगर आपको इस क्वेश्चन में ये बता दूं कि देखो अगर 2 अनइक्वल फोर्सेस जब लगाए ना यहाँ पे, तो टोटल लीनियर फोर्स क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे। तो दोनों को ऐड जब करेंगे लीनियर फोर्स तो आ जाएगा -3F प्लस में F, तो टोटल लीनियर फोर्स जो आ जाएगा -2F आ जाएगा आपका। ठीक है, लीनियर फोर्स के लिए जस्ट आप दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब आपको पूछा कि कपल ऑफ मूवमेंट कितना होगा। अब कपल ऑफ मूवमेंट के लिए देखो क्या होता है, देखो -3F को आप ऐसे देखो कि -3F वहां पे 2 फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है -F का और उसी डायरेक्शन में एक -2F का लग रहा है, ये दोनों मिलके -3F बना रहे हैं। ठीक है, तो -F ये रहा आपका -F का और ये रहा आपका टोटल -2F, दोनों मिलके आपको -3F का देते हैं फोर्स। अब इस -F के साथ -F, ये तो दोनों इक्वल अमाउंट के हो गए ना, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो ये तो कपल ऑफ मूवमेंट शो करेंगे। ठीक है, तो -F और -F प्लस F वाला ये तो कंपेयर, क्योंकि ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हो गए ना, तो ये तो कपल ऑफ मूवमेंट शो करेंगे। ठीक है, तो वो कितना होगा,
एफ इंटू इनके बीच का डिस्टेंस एफ इंटू डी, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड एफ का इंटू डी, ठीक है। तो ये मैंने आपको ग्रीन कलर से शो कर दिया है, माइनस एफ और ये प्लस एफ, ये दोनों नेट कपल ऑफ मूवमेंट आपका दे देंगे। फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखना है आपको, डिस्टेंस इनके बीच की डी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एफ डी आपका नेट कपल ऑफ मूवमेंट आ जाएगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट या कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए आपको। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज ए ब्रोंस्टैंड एसिड। देखो इस क्वेश्चन में भी बहुत से गलतियां की जा रही हैं, ठीक है, सभी कह रहे हैं कि ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। देखो लेकिन पहले जस्टिफिकेशन सुन लो, फिर आपको पता चलेगा ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। बिकॉज देखो पहले तो देखो डी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, जो कि सबने सही कहा है। देखो डी ऑप्शन जो होगा वो एक ऑलरेडी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, C5H5 नेगेटिव, जिसका कुछ स्ट्रक्चर जो है ये आपको मैंने शो कर दिया, ठीक है। अब ऑलरेडी एरोमेटिक कंपाउंड है, तो ब्रोंस्टैंड एसिड के लिए, अब आपको पता है ब्रोंस्टैंड एसिड के लिए H+ जो है उसको रिलीज करना है, इजीली जो रिलीज कर दे, तो इजीली रिलीज, तो इसमें एरोमेटिक ऑलरेडी कंपाउंड ये है ये, तो यहाँ पे ये देखो ये वाला यहाँ पे स्टेबिलिटी शो कर सकते यहाँ पे, ठीक है ना, की जा सकती है, रेजोनेंस इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। तो ये तो ऑलरेडी एरोमेटिक कंपाउंड है, ये तो स्टेबल है, तो ये तो शो करेगा ही नहीं पहली बात। तो ये ऑप्शन डी तो आपका ऑलरेडी करेक्ट हो मतलब इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। और ये फ्री रेडिकल है आपका ऑप्शन सी, फ्री रेडिकल तो कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। H+ अगर ये दे भी देगा तो ये हाईली अनस्टेबल बन जाएगा सिस्टम, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी भी आपका इनकरेक्ट हो गया। अब बातें हैं ऑप्शन बी पे। ऑप्शन बी में देखो, ऑप्शन बी में जब ये H+ दे देगा, ऑलरेडी इस पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, जब ये H+ रिलीज कर देगा तो इलेक्ट्रॉन जो की डेंसिटी होगी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी, तो दैट मीन्स ये हाईली अनस्टेबल की तरफ सिस्टम जाएगा, तो ये H+ तो रिलीज करेगा नहीं है, ठीक है। तो ये भी सिस्टम ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो जाता है। अब इस ए ऑप्शन को मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। अब यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए। अब देखो इसका पहले स्ट्रक्चर देखो, CH3 जो है आपका एक कार्बन केटायन पे 3 CH3 ग्रुप लगे हैं, वो कुछ इस तरीके से। अब देखो अगर इनमें से एक CH2 ग्रुप से, देखो मान लो इस कार्बन से ये जो H है अगर इसको रिलीज करता है, ठीक है, -H+ से अगर इसको रिलीज करवाएं तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचेगी है ना, तो वो इसके साथ डबल बॉन्ड करैक्टर बना लेंगी, तो ये जो है आपका स्टेबल कंपाउंड की तरफ जाएगा, ठीक है। ये आपका स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा ना H+ रिलीज करवाने के बाद। इसका मतलब ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, दैट मीन्स यही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि ब्रोंस्टैंड एसिड है। ब्रोंस्टैंड एक्टर एसिड यही होगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, ओनली ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं। अगर देखो अब इस क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन है कि लाइट जो है रेयरर से डेंसर मीडियम में जब जाती है उसकी कौन सी क्वांटिटी चेंज करती हैं और कौन सी क्वांटिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब देखो जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है ना, तो उसका पहली बात तो अगर मीडियम चेंज होने पे फ्रीक्वेंसी पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो फ्रीक्वेंसी तो अनचेंज आ जाएगी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज। तो आपका ये ऑप्शन कौन सा करेक्ट गलत हो गया। देखो अनचेंज, पहली बात तो ये देखो लैम्डा, ये ऑप्शन डी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ऑप्शन बी बच गया ना। अब हम देख लेते हैं, इसमें बता रहा है वेलोसिटी अनचेंज रहती है, लेकिन हमें पता है कि वेवलेंथ और स्पीड, ठीक है, वेवलेंथ और स्पीड ये दोनों ही डिक्रीज करती हैं डेंसर मीडियम में। जब लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाती है तो लैम्डा से लैम्डा डैश हो जाता है और लैम्डा डैश इज लेस देन लैम्डा हो जाता है, ठीक है। वेलोसिटी भी डिक्रीज हो जाती है और लैम्डा भी डिक्रीज, वेवलेंथ भी डिक्रीज हो जाती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। तो देखो इस वीडियो में हमने फर्स्ट जो 60 क्वेश्चन थे वो आपके डिटेल डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपको इसको सबसे पहले तो लाइक करना है, और जितने भी आपके साथी कह रहे हैं कि नहीं ये है आपका ऑप्शन ये करेक्ट होना चाहिए, उनके साथ आपको ये वीडियो शेयर करनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको इसी का सेकंड पार्ट चाहिए तो एटलीस्ट इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो अगर इस वीडियो पे अच्छे से लाइक आएंगे, एटलीस्ट 100 लाइक तो बनते हैं, ठीक है।
अगर इस 100 लाइक आ जाते हैं, देखो मैं तो कम ही सोच के चलूँगा, अगर आपकी जैसे भी वीडियो पे लाइक करें, अगर आपको सच में लगे कि इस वीडियो में हमें कुछ अच्छा डिस्कशन हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन के रिगार्डिंग और हर ऑप्शन के रिगार्डिंग अच्छा डिटेल डिस्कशन हुआ है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही मिले, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी डाल पाऊँ, ठीक है।